जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी की जयंती के अवसर पर आज हम लोग शाम को इकट्ठा हुए हैं और आज का जो विषय है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की जयंती और जो दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं उनके अंदर से जो है गुलामगिरी की जो नीति है उससे मुक्ति का दिन है। आज मुक्ति के संकल्प का दिन है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट जे एस कश्यप जी और यूनाइटेड फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय तिलक सिंह निषाद जी और इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, हम सब लोग जानते हैं आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालने के लिए पूरे देश भर में उनकी जयंती मनाई जा रही है और क्योंकि उन्होंने इस दबे कुचले वंचित समाज को गुलामी से मुक्त करने का सूत्र दिया था जिसे हम लोग आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में जानते हैं। उन्होंने जो है इस दबे कुचले वंचित समाज को, पिछड़े अति पिछड़े शूद्र समाज को संगठित करने का फार्मूला उन्होंने दिया था और आज हम उनको राष्ट्रपिता इसीलिए कहते हैं क्योंकि उससे बड़े पिता नहीं हो सकते, तो इसलिए उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस दबे कुचले वंचित समाज के राष्ट्रपिता वही हैं ज्योतिराव फुले जी और मैं आज के विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय एडवोकेट जे एस कश्यप जी को। जी सर, आपका स्वागत है आज के इस विषय पर चर्चा करने के लिए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अधिकार वंचित समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और उन्होंने जो भी संकल्पना की वो बड़ी ईमानदारी से की और समाज में एक गुलामगिरी जो किताब लिखी तो गुलामी से दूर करने का उन्होंने चेतना जागृति समाज में दी, जिसको 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान में उस चीज का पूर्ण रूप से संवैधानिक अधिकार दिया और डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें अपना सेकंड गुरु माना। पहले तथागत गौतम बुद्ध को माना, दूसरा ज्योतिबा फुले को। ज्योतिबा फुले का अपमान हुआ, शादी में जाने से उनका अपमान हुआ। वो चूंकि आगे चल रहे थे, पीछे चलना चाहिए था, तो अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने अपमान का बदला गाली और मारपीट से नहीं लिया। ज्योतिबा फुले ने के दिमाग में एक बात आई कि जब तक ये व्यवस्था जो अमानवीय अथवा ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो असमानता, अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, वर्णवाद, भेदभाव और ऊंच नीच पर आधारित है, जब तक ये व्यवस्था कायम रहेगी तब तक हमारे जैसे लोगों का या अधिकार वंचित समाज का अपमान होगा। उन्होंने ये भी देखा कि दो वर्ग थे अधिकार वंचित समाज में। उस समय दो वर्ग हो गए थे, पहला शूद्र और दूसरा अतिशूद्र। शूद्र का वर्तमान समय में अर्थ है ओबीसी और शूद्र का मतलब है अनुसूचित जाति। वहां पेशवाई राज्य में अनुसूचित जाति के लोग जब सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर निकलते थे तो बिल्कुल ही अमानवीय तरीके से निकलते थे। उनके गले में घड़ा रहता था ताकि थूकें उसी में। कमर में एक कंदनी रहती थी जिससे बजे तो लोग जो अलग हट जाएं। तीसरा झाड़ू रहता था कि उनके पद चिन्ह मिल जाए। तो उन्होंने गाली देके नहीं किया। जो वर्तमान समय में तमाम संगठन दिन और रात काम करते हैं और अपना समय और पैसा केवल गाली गलौज पर बिताते हैं, ज्योतिबा फुले ने गाली नहीं दी बल्कि एक इस प्रकार का उस समय
नेटवर्क तैयार किया कि व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, देश के लिए, मानवता के लिए कलंक। तो जो महापुरुषों का काम करने की दशा और दशा है, उससे हमें उन चीजों को ग्रहण करना चाहिए जिससे जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, तकलीफ है, उनके दुख दर्द कैसे दूर हो। संविधान बनने के बाद वो सारी समस्याएं संविधान द्वारा समाप्त कर देंगे। अनुच्छेद 13 में लिखा है, उसमें ये भी लिखा कि इसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। उन्होंने लिखा जितने भी पुरानी परंपराएं और कानून हैं वो सब समाप्त किए जाते हैं। ये वो चाहते थे, जो हमारे महापुरुष चाहते थे, वो बाबा साहब ने अपने संविधान में प्रो दिया। जिन लोगों के अंदर तमाम प्रकार के बैकवर्ड कास्ट के लोगों को कम अपमान किया था, अधिकार वंचित तो किया ही गया, लेकिन उतना अपमान नहीं किया जाता था जितना अति शूद्रों का किया जाता था। तो वो सारी समस्याएं समाप्त हो गई संविधान बनने के बाद। और संविधान में जो अधिकार वंचित समाज था, जो जितना पीड़ित था, उसको उतनी ही ज्यादा विशेष सुविधाएं दी गई और राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने का संवैधानिक अधिकार दिया। ज्योतिबा राव फुले को जन्मदिन मनाने या उनकी जयंती मनाने में या अन्य महापुरुष को मनाने में हमारी एक अपील है कि वो जो महापुरुष चाहते थे, वो छत्रपति साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा राव फुले हो, जो चाहते थे वो संवैधानिक अधिकार पूरा 26 जनवरी 1950 को मिल गया और वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई, बल्कि विशेष सुविधाएं अधिकार वंचित समाज को मिली। परंतु 71 साल के बाद किसी प्रकार का जो परिवर्तन होना चाहिए बड़े पैमाने पर, वो नहीं हुआ। ये ज्योतिबा राव फुले के जन्मदिन पर हमें बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि जो वो चाहते थे वो संवैधानिक अधिकार मिल गया, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार जमीनी हकीकत पे क्यों नहीं है। उसका केवल एक कारण, जो लोग जितने दुखी और तकलीफ थे, वो आईएएस बने, वो आईपीएस बने, उन्होंने सामाजिक संगठन बनाया, उन्होंने राजनीति की, लेकिन निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और लोकतंत्र के आधार पर कार्य नहीं किया। सबसे बड़ी मुसीबत आई, संविधान की अनुच्छेद 15 और 16 में लिखा है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए ये आरक्षण की सुविधा दी जाती है। क्यों दी जाती है? कि ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व करेंगे समाज का। तो जिन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षण की सुविधा मिली, आज पार्लियामेंट के अंदर 69 वो लोग हैं जो अतिशूद्र में आते थे, जिन्हें सार्वजनिक स्थान पर चलने का अधिकार नहीं था, सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था, चलते तो घड़ा बांधते थे। आज वही लोग मिलकर के पुनः उसी परिस्थिति को लाने के लिए तैयार हैं। एक भी आवाज नहीं उठा रहे हैं कि साहब नहीं, तुम गलत कर दो, 69 सांसद माइनस कर दो, भाजपा समाप्त हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे संवैधानिक अधिकार मिला है, तो ये जी सिंह का ही काली दायित्व नहीं है, ये तिलक सिंह का ही दायित्व नहीं है, ये जेएस कश्यप का भी दायित्व नहीं है। सभी उन लोगों का दायित्व है जो अधिकार वंचित समाज में पैदा हुए, जिन्होंने संविधान की शक्ति ली है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे सामाजिक संगठन चलाते हो, चाहे बिजनेसमैन हो। सबकी जिम्मेदारी है कि जो लक्ष्य रखा गया है संविधान का, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे, उस पर कार्य ईमानदारी, निष्ठा से करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए वो ताकतें सत्ता में हैं जिन्होंने इस समाज को जानवर से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया, और वो जानवर से बदतर जिंदगी जिए। थोड़ा बहुत परिवर्तन आया संवैधानिक, लेकिन संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद भी वो परिवर्तन नहीं आया जो परिवर्तन आना चाहिए। समाज का आदमी इस देश को चलाने वाली ताकत बनता तो देश में बहुत बड़ा चमत्कार होता। देश में ही नहीं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, जब जब देश का अधिकार वंचित समाज देश की सत्ता पर बैठा है, तब तब देश दुनिया की ताकत और महान शक्ति बना है। इसी अधिकार वंचित समाज से बहुत से महापुरुष हुए। तथागत गौतम बुद्ध का विचार पूरी दुनिया में 44 कंट्री मानती हैं, और जो कंट्रियां बुद्धिज्म को मानती हैं, वो वहां पर शांति है, विकास है और बहुत बढ़िया शासन चलता चल रहा है। जहां पर वो पैदा हुए, जिनके विरोध में संविधान बना, आज उन्हीं के साथ समाज ये खड़ा है।
चाहे वो स्वार्थ बस हो, चाहे वो भय बस हो, और वो एक ही काम कर रहे हैं। हमारी एक सज्जन से बात हुई जो भाजपा में, हमने की क्या हो रहा, अरे साहब अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो देखो कितना बढ़िया समझाया। उन लोगों ने, हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं और जो भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, उन्हें ये समझाया गया है कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, हम हिंदू राष्ट्र के विरोध में जो लोग बोलते हैं उन पर केस चलाते हैं, तो हमारा वोट बैंक बढ़ता है। और जब वोट बैंक बढ़ता है तो तुम भी सांसद बनते हो, विधायक बनते हो, और जब सत्ता आती है तो कार्यकर्ता को भी सुविधा होती है। ये अधिकार वंचित समाज के कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों को बताया गया, उसको वो मानते हैं, उस पर वो चलते हैं। हमने कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ी भूल हो रही है। तो हमारा मानना ये है कि हम अगर ज्योतिबा फुले का जन्मदिन मनाते हैं, मनाना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये परिचर्चा के लिए रखा गया। लेकिन हमारा पूरे समाज, पूरे देश के लोगों से, अधिकार वंचित समाज के अलावा पूरे देश के लोगों से, क्योंकि जिन महिलाओं को पढ़ने का राइट नहीं था, संवैधानिक राइट मिलने के बाद उन्हें पढ़ने का अधिकार मिला, वो देश की प्रधानमंत्री बनी, वो IAS IPS में गई, वो अधिकार वंचित से बाहर भी हैं तो भी सुविधा मिली। सबसे बड़ा अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, सबसे बड़ा कोई नुकसान होगा तो पहले नंबर पर महिलाओं का होगा, दूसरी नंबर अनुसूचित जाति का होगा, तीसरे नंबर पर OBC का। जिनका सबसे ज्यादा अधिकार होगा उन्हें सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। उन्हें जो संवैधानिक लोकतंत्र में दिया है कि लोकतंत्र के आधार पर कार्य करना चाहिए, उन्हें सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि जिन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हुई, जिन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, और अगर ये सरकार रही और संविधान परिवर्तन हो गया, सबसे ज्यादा तकलीफ होगी वही लोग आज स्वार्थ बस न लोकतंत्र को मानते हैं, न उनके अंदर पारदर्शिता है, न वो संविधान को लागू करने वाली ताकत बन करके संविधान को चलाने वाले लोगों को तैयार कर रहे हैं। हमारी अपील है कि हमें ज्योतिबा फुले का अगर जन्मदिन मनाना है तो हमें उनकी जो इच्छा थी, जैसा वो भारत देखना चाहते थे, जैसा अधिकार वंचित समाज के लिए उन्होंने अपमान सा, उन्हें पूरी जिंदगी लगा दी, उनका सपना तभी पूरा होगा जब इस समाज के लोग, इस देश के लोग जब ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और लोकतंत्र के आधार पर संगठन बना के कार्य कर बनेगी, तभी इस देश का भला होगा, तभी अधिकार वंचित समाज का भला होगा। ऐसा करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक आईना समाज को दिया। और क्योंकि आज हम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी की जयंती मना रहे हैं, आवाज नहीं आ रही क्या? जी आवाज आ रही है। गुलामगिरी से जो है मुक्ति पाने के संकल्प दिवस के रूप में आज हम लोग इस जन्म दिवस को मना रहे हैं, और उसमें उनके द्वारा प्रस्तावित किए गए विचारों की हम लोग चर्चा करेंगे। ज्योतिराव फुले ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनके बारे में बताएंगे। मैं तिलक सिंह निषाद जी को आमंत्रित करता हूँ। जी सर। जी सर, शुक्रिया सर। सर, प्रथम आपके इस चैनल पर एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक, सत्य शोध समाज के सृजनकर्ता महात्मा ज्योतिबा फूले के चरणों में शत शत नमन करता हूं, और ये आशा करता हूं कि भविष्य में भी जब भी हमारे महापुरुषों के जन्मदिन मनाए जाएंगे तो ये चैनल निश्चित रूप से उनके जो है कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करेगा और अधिक से अधिक लोगों के पास तक ये आवाज पहुंचे। इसलिए अधिक से अधिक लोगों के जुड़ने की भी मैं अपील करता हूं। साथियों, अभी हमारे पूर्व वक्ता JS कश्यप सर ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए हुए थे, और इनके ब्राह्मण मित्र का नाम था सखाराम यशवंत पचौरे। और ये आगे आगे चल रहे थे, यहाँ तक तो लोगों को कुछ बात हजम हुई, लेकिन जब ये मंडप पर भी पहुंच गए तो वहां पर भी ये जो लड़का था, दूल्हा था, उसी के बगल में जाके बैठ गए। चूंकि ये भी एक क्रांतिकारी परिवार था जिसको हम आगे भी चर्चा में लेंगे, तो ये भी अपने को बहुत उच्च श्रेणी में समझते थे। तो जब वहां उन्हें मंडप से बाहर निकाल के कर दिया गया
और बाहर निकाल दिया गया, तब इन्होंने सोचा कि आखिर हम में ऐसी कौन सी कमी है जो ये लोग हमें बाहर निकाल दिए। तो उसी समय जैसे अभी सर ने बताया कि एक पेड़ वहां था, पेड़ के बगल में पीछे एक आदमी छिपा हुआ था, और जब वो निकल के बाहर आए तो वो आदमी इनके सामने आया और बड़ी जोरदारी के साथ खिलखिला के हंसने लगा। और इन्होंने देखा कि देखिए हमारा तो अपमान हुआ है, और ये जो आदमी है गले में हांडी लटकाए है और पीछे झाड़ू लटकाए है और हाथ में काला धागा बांधे है, तन पे फटे कपड़े हैं, सही तरह से कपड़े भी नहीं पहने हैं, और ये हमें तो वहां से निकाल दिया गया है, और ये हमारे ही बिरादरी का मान लो या शूद्र अतिशूद्र का मान लो, और ये हमें देख के हंस रहा है, हमारे अपमान को देखते हुए हंस रहा है। तो उन्होंने सोचा और उससे पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा कि आप वहां गए क्यों? जब उसने कहा गए क्यों, तो इनका माथा ठनका कि ऐसा क्या है कि हम वहां जा नहीं सकते। ये तुरंत अपने घर आए और इनके पिता जो गोविंदराव फूले थे उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, बताइए हम में क्या कमी थी। हम उनसे पैसे में भी अमीर थे, कपड़े भी अच्छे पहने थे, जो हमारे है वो उनके है, हमारे भी हाथ है उनके भी हाथ है। इस तरह से जब उन्होंने चर्चा की तो इनके जो पिता थे उन्होंने कहा कि देखो वो लोग बड़ी जाति के लोग हैं और हम लोग नीच जाति के लोग हैं, हम लोगों को उनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। तो फूले जी ने कहा कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं करनी चाहिए? कि नहीं, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं, उनमें लिखा है, इसलिए नहीं करना चाहिए, और क्या है वो तो हम नहीं जानते। तो इनको अंदर से बड़ी आत्मग्लानि हुई और इन्होंने सोचा कि खाना खा के ये चले गए, और रात भर इनको नींद नहीं आई। और जैसे जैसे रात गुजरती गई, जब सुबह का 4 बजा तो इन्हें एक थोड़ा याद आया कि इस गुलामी का कारण, इस हमारे अपमान का कारण सिर्फ और सिर्फ वर्ण व्यवस्था है। और उस वर्ण व्यवस्था में चूंकि जो अधिकार दिए गए हैं कि ब्राह्मण को शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार है और शिक्षा देने का भी अधिकार है, क्षत्रिय को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार तो है, लेकिन उसे लड़ाई लड़ने का अधिकार है, शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से वैश्य को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार तो है, लेकिन वो पैसा तो धन संचय कर सकता है, लेकिन शिक्षा किसी को दे नहीं सकता। और जो चौथा वर्ण था, सबसे नीचे वाला, उसको ये था कि वो न शिक्षा ग्रहण कर सकता है और ना ही शिक्षा किसी को दे सकता है। जब ग्रहण नहीं करेगा तो देने का तो सवाल ही नहीं। तो इनको बात लगी तो इन्होंने सोचा कि मैं इसका कारण सोचूंगा। और ये परिवार चूंकि जो हमने कहा पुणे में रहते थे और फूलों की खेती करते थे, इसलिए इनका नाम फूले पड़ा। पूर्व में इनका नाम फूले नहीं था, इनके परिवार का सरनेम फूले नहीं था, इनका पूर्व का सरनेम जो था गोरे था। और ये महाराष्ट्र में एक सातरा जिला था, में एक कटघना गांव था, वहां के ये रहने वाले थे। और इनके जो बाबा थे वो भी बड़े क्रांतिकारी थे, उन पर भी थोड़ा मैं विचार रखूंगा। एक बार की बात है कि इनकी जो जमीन थी, उस समय पटवारी लोग कहा करते थे, तो वो पटवारी ने इनके बाबा की जमीन को जो है अपने नाम कर लिया। पहले चूंकि ऐसा साधन नहीं होता था और पटवारी जिसको जमीन लिख देता था उसी की हो जाती थी, ऐसा लोग बताते आए हैं। तो जब इनकी जमीन हड़प ली उसने, ब्राह्मण ने, तो इनके बाबा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उस ब्राह्मण को ले जाके रात में दफन कर दिया। और वहां से भाग के ये पुणे आए और अपनी नई गृहस्थी बसाई और वहां ये रहने लगे, फूलों की खेती करने लगे और फूल ले जाके पेशवाओं के यहाँ बेचते थे, और इसलिए इनका नाम फूले पड़ा। इन्होंने फिर सोचा, इन्होंने एक परिभाषा दी। इन्होंने क्या कि अपमान क्या होता है। जब इन्हें अपमान हुआ तो इन्होंने कहा कि जो लोग स्वाभिमानी होते हैं उनको तो अपमान लगता है, लेकिन जो लोग स्वाभिमानी नहीं होते हैं उनको अपमान नहीं लगता है, और वो बाद में लाचार हो जाते हैं, लाचारी की जिंदगी जीते हैं
और वही लोग जो है अपने भाई के ही खिलाफ आखिरी में खड़े हो जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि हमारी इस जो है बदहाली का कारण क्या है, उस कारण को इन्होंने तलाशा। तो कारण तलाशते तलाशते ढूंढते ढूंढते इन्होंने देखा कि जो आज हम लोग हैं, हम लोग शिक्षा से वंचित लोग हैं, हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, महिलाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। तो इस पर इन्होंने सोचा और शिक्षा देना लोगों को शुरू किया। इन्होंने एक विद्यालय भी खोला जिसको अहिल्याश्रम का नाम दिया गया था। उसके बाद में इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षा दी और कहीं खेतों पे पढ़ाते थे, कहीं काम भी करते थे, जो भी काम करते थे वहीं शिक्षा देते थे। जब इन्होंने पढ़ाया तो इन्होंने जो पहला स्कूल खोला, जो जब कोई इन्हें जगह नहीं दे रहा था तो उस्मान शेख जी थे, उन्होंने स्कूल के लिए जगह दी और उस विद्यालय में इन्होंने जो है प्रायोरिटी रखी कि हम महिलाओं को सबसे अधिक शिक्षा देंगे, क्योंकि महिला अगर जागृत होगी तो वो 2 घर को जागृत करेगी और पुरुष को शिक्षा मिलेगी तो वो केवल एक ही घर तक सीमित रह जाती है। तो इसलिए इन्होंने महिलाओं को शिक्षा की वरीयता दी। जब महिलाएं भी इनको पढ़ाने के लिए नहीं मिली तो इनके विद्यालय में सबसे पहले 6 महिलाएं आईं। उन 6 महिलाओं में 4 महिलाएं जो थीं वो ब्राह्मण समाज की थी, 1 महिला धनगर समाज की थी और 1 महिला मराठा समाज की थी। ये व्यवस्था थी कि हमारे जो उस समय शूद्र और अतिशूद्र लोग बोले जाते थे, उनकी ये हिम्मत नहीं थी वर्ण व्यवस्था को देखते हुए कि हम जाकर के अपने जो है लोगों को शिक्षा ग्रहण कराएं। तो इन्होंने वहां पर जो है शिक्षा देना लोगों को शुरू किया। तो उसी समय जब ये शिक्षा देने लगे तो इनका कर्तव्य बना, इन्होंने सोचा कि हमें शिक्षा की परिभाषा भी देनी चाहिए। तो इन्होंने वहीं पर एक शिक्षा की परिभाषा भी दी और उसके 2 पहलू किए कि शिक्षा जो सत्य और असत्य यानी गलत और सही का अंतर हमें सिखाए, उसे शिक्षा कहते हैं। आज हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया तो हम शिक्षित हो गए, लेकिन उन्होंने इसको शिक्षित नहीं माना। आज हम लोग उनको कहते हैं कि वो लोग लिखे पढ़े हैं जो बीए एमए की डिग्री लेके घूमते हैं, लेकिन वो शिक्षित नहीं है। यही कारण है कि वो समाज में जब रहते हैं तो डिफीट खाते हैं। और इसी चीज का उन्होंने दूसरा पहलू दिया कि अगर कोई बात सही है तो सही के लिए संघर्ष करो और अगर गलत है, आपको गलत लगता है तो उसका विरोध करो। ये उन्होंने 2 पहलू में शिक्षा की परिभाषा दी। और इस परिभाषा को जो अभी सर ने भी नाम लिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 3 गुरु थे। वैसे तो सभी महापुरुष लोग थे, उनसे कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा, लेकिन मुख्य रूप से इनके 3 गुरु थे, जिसमें सामाजिक गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले ही थे। इन्होंने जो शिक्षा का अधिकार दिया, उसी अधिकार को उन्होंने अपनी शिष्यगिरी का दिखाया और 15/4 में उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया हमारे लोगों को, जिस कारण आज हम लोग पढ़ लिख रहे हैं। इनके दूसरे गुरु बाबा साहब के थे, आध्यात्मिक गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, और धार्मिक गुरु थे संत कबीर। आध्यात्मिक गुरु संत कबीर थे और धार्मिक गुरु ये तथागत गौतम बुद्ध थे। तो इस तरह से इन्होंने अपने लोगों को शिक्षा दी। और जब शिक्षा दी तो इन्होंने सोचा कि शिक्षा दे के हम कहां तक देंगे। इन्होंने आध्यात्मिक यानी साहित्य भी दिया, साहित्य दिया। उसके लिए इन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे गुलामगिरी और किसानों का हंटर, ब्राह्मण की चालाकी और अखंड, सार्वजनिक, साम पुस्तक इत्यादि करके इस तरह से इन्होंने ये पुस्तकें लिखी। और इन्होंने जो है जो सबसे बड़ा काम किया, जो मैं समझता हूं, एक किताब लिखी थी इन्होंने, समग्र फुले बांगमई। उस किताब की बताते हैं कि उस समय इन्होंने 8 रुपए कीमत रखी थी और उस किताब को इतनी मोटी थी कि जो हमारी ये झूठी रामायण है, जिसे हम लोग रामायण कहते हैं, झूठी रामायण है। सच्ची रामायण तो हमारे पेरियार साहब ने लिखी थी, या उसका हिंदी रूपांतरण पेरियार ललई सिंह यादव ने किया था। जो झूठी रामायण है, रामायण तो वैसे 24 लिखी गई हैं, उस रामायण से भी काफी मोटी थी। उस समय उन्होंने 8 रुपए कीमत रखी थी, लेकिन जब उसका दूसरा संस्करण आया तो वो 15 रुपए का हुआ,
तीसरा संस्करण 25 रुपए का हुआ, उसके बाद चौथा आया तो 50 रुपए का हुआ। फिर उसके बाद जो शरद पवार वहां के जो है मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा उसका विमोचन हुआ। तो इन्होंने उसको पढ़ा और सोचा कि ये किताब तो हमारे हर शूद्र, अतिशूद्र या जो है के पास पहुंचनी चाहिए। तो उस किताब की कीमत उन्होंने कम करके 10 रुपए रख दी। तो जो लाइब्रेरी थी वहां की, जो समग्र वांग्मयी जो है पुस्तक लिखी थी, उस लाइब्रेरी में बिकने के लिए रखी गई और 50,000 प्रतियां उसकी जो छपवाई थी। और ये देखिए कि वो सारी की सारी प्रतियां एक ही दिन में बिक गईं और उन प्रतियों को शूद्रों ने नहीं खरीदा, जिन्हें हम आज अपना दुश्मन मानते हैं। जो लोग समझते हैं कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन, वही इसका जो है आकलन कर सकते हैं। जो आज की डेट में हमारा जो दुश्मन था, ब्राह्मणवाद था, उन लोगों ने उन सारी की सारी कॉपियों को खरीद लिया और खरीदने के बाद उनको जला दिया, ताकि वो साहित्य हमारे लोगों के पास ना पहुंच पाए। और हमारे लोग आज भी इन्हीं में जो है लगे हुए हैं। तो मैं आज चूंकि ये जयंती है और इस जयंती पर मैं अपने दर्शकों से, इस AIBC टीवी चैनल के दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी अच्छे और बुरे की पहचान करें, और अगर अच्छा है या सही बात है तो उसका जो है समर्थन करें, और अगर आपको कोई बात गलत लगती है तो उसका विरोध करें। क्योंकि महात्मा फूले का जो अपमान हुआ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा अपमान हुआ। उनकी हत्या के लिए लोग भी भेजे गए और उनमें एक कुम्हार जाति का भी था। उनके ऊपर चरित्र हनन का भी आरोप लगाया गया। उनके ऊपर इतना अपमान, सामाजिक अपमान किया गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और जो अपमान हुए हैं, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर साहब हों, चाहे पेरियार ललई सिंह हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हों, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हों, तो इन सब का अपमान हुआ। लेकिन उन्होंने अपना अपमान नहीं सोचा कि हमारा अपमान हो रहा है तो हम घर बैठ जाएं, काम बंद नहीं किया। उन्होंने जब देखा कि हमारे समाज का अपमान हो रहा है, तब उन्होंने जो है ये काम किया। तो उन्होंने अपने अपमान को छोड़ दिया और समाज के अपमान था उसको अपनी जिम्मेदारी बना के उस पर उन्होंने काम किया और स्कूल खोले, उस पर उन्होंने आंदोलन चलाए। और उन्हीं आंदोलन की आज स्थिति है कि जिसके कारण आज हम भी आपके बीच में इस चर्चा पर चर्चा में शामिल हैं। दोस्तों, मैं अंत में यही कहूंगा कि आप लोग भी शिक्षित होइए, जागृत होइए। अगर आपने कोई डिग्री ले ली है तो उस डिग्री की आज के जमाने में मैं समझता हूं कोई वैल्यू नहीं है अगर आप शिक्षित नहीं है। शुक्रिया सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त रूप से ज्योतिराव फुले जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला, उनके द्वारा रचे गए साहित्य के बारे में बताया। जैसे आपने बताया गुलामगिरी पुस्तक लिखा, किसानों का हंटर कोड़ा लिखा, और उन्होंने जो है बहुत सारा साहित्य लिखा। और उन्होंने अपने साहित्य में एक बहुत बड़ी बात कही। आपने साथ ही साथ एक बात बताई कि जो है वो सत्य और असत्य का ज्ञान करने वाली जो वस्तु है, जो चीज है, वो इसी को शिक्षा उन्होंने माना, साक्षर होने को उन्होंने शिक्षा नहीं माना। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने उनके जीवन दर्शन के बारे में। साथ ही उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा, वो लिखते थे कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, और नीति बिना गति गई, और गति बिना सत्ता गई, और सत्ता बिना शूद्र गए। इस तरह से जो है उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि एक विद्या के नहीं रहने, अनमोल विचार थे ये, उनके अनमोल विचार थे, अनमोल विचार थे। उन्होंने विद्या को सबसे महत्वपूर्ण अवसर दिया, क्योंकि उनका अपमान हुआ तो उन्हें विद्या के कारण ही ज्ञान हुआ कि मेरा अपमान हो रहा है। उन्होंने सोचा, उनकी बगल में गले में हड़िया और पीछे झाड़ू बंधा हुआ एक शूद्र भी, अछूत भी खड़ा था। वो हंस रहा था उनको देख करके कि देखो बालक रो रहा है। लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे ज्ञान हुआ तो मुझे अपमान का बोध हुआ, इनको ज्ञान नहीं है, इसलिए इन्हें अपने अपमान का बोध नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने शिक्षा को सबसे प्राथमिकता दी। और वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा से बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से न्याय, न्याय से निर्णय, और निर्णय से नेतृत्व बनता है। तो इसीलिए सदियों से इस दबे कुचले वंचित समाज का नेतृत्व खत्म करने के लिए प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने इस शूद्र समाज पर शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था, जिसकी वजह से उनके अंदर नेतृत्व ना
उत्पन्न हो सके, तो उन्होंने यही बात कह करके लोगों को जागृत किया कि विद्या लेना बहुत जरूरी है, शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। और वो भी शिक्षा कैसी चीज है, समाज की शिक्षा हो जिसमें सत्य और असत्य का ज्ञान हो, सत्य असत्य का ज्ञान करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। इसका मतलब वो अंदर से जो है अपने मतलब अंतर मन को विकसित करने वाली बात थी, जिससे ये पहचान हो सके, विवेक जागृत हो सके, जो न्याय और निर्णय में भेद कर सके और जो एक सफल समाज का नेतृत्व कर सके। इस तरह से शिक्षा उन्होंने दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक सत्य शोधक समाज नामक संगठन बनाया। तो सत्य शोधक समाज संगठन बना करके उन्होंने जो है जो पाखंड और अंधविश्वास और एक तरह से रूढ़िवादी परंपराओं को ढोने वाले शास्त्रों और ग्रंथों को उन्होंने पढ़ने से मना किया और लगातार जो है वो सत्य धारण करने वाली शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे। और उन्होंने 1873 में जब ये सत्यशोधक समाज का निर्माण किया, संगठन का निर्माण किया, उसी समय 1875 में आर्य समाज का भी उसके काउंटर में निर्माण हुआ। वो दयानंद सरस्वती जी ने जो है उनका गठन किया था इनके काउंटर करने के लिए, क्योंकि जो प्रचलित धारणाएं थी, जो सामाजिक मान्यताएं थी, समाज में जो आज जो देख रहे हैं, जिसे कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है समाज, ज्योतिराव फुले ने उसको ठीक तरह से आइडेंटिफाई किया था, समझा था। कैसे समझा था? वो कहते थे कि जो है जो क्रमिक असमानता पर आधारित समाज व्यवस्था है, क्रम के आधार पर सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके बाद शूद्र और उसके नीचे अति शूद्र जो आज अछूत है। साथियों, जो अछूत है वो उनको ज्योतिराव फुले ने अति शूद्र कहा था। और जो है शूद्र वर्ण व्यवस्था के अंदर है, तो एक तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये वर्ण व्यवस्था के अंदर है और अति शूद्र वर्ण व्यवस्था के बाहर है, जिसे बाबा साहब ने वर्ण व्यवस्था के अंदर रहने वाले लोग और वर्ण व्यवस्था के बाहर रहने वाले लोग, जिन्हें वर्ण बाह्य कहा, आउटकास्ट कहा। तो इस तरह से जो है जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, जो आज वर्तमान में ज्यादातर जो है ओबीसी के लोग, जिन्हें एसईबीसी संविधान के अनुच्छेद 340 में कहा गया, एसईबीसी माने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। वही सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इसलिए है क्योंकि समाज में उनका निचला स्थान था, इसलिए सोशली बैकवर्ड थे, और एजुकेशनली बैकवर्ड इसलिए थे उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, और इसलिए वो एजुकेशनली बैकवर्ड थे। शूद्र पढ़ लेगा तो कान में रांगा डाल दिया जाएगा, मंत्र बोलेगा तो जीभ काट दी जाएगी। तमाम तरह के इन ग्रंथों में इस तरह के जो है उनके स्लोगन और आज्ञा संविधान बना करके उन्होंने रखा था। तो उसी व्यवस्था के खिलाफ ज्योतिराव फुले ने बहुत जबरदस्त आंदोलन चलाया, लिखा, पढ़ा, लोगों में जागृति पैदा की। और आज हम लोग कहते हैं कि उनके जन्म दिवस को हम गुलामगिरी से मुक्ति का संकल्प दिवस के रूप में आज हम लोग ये AIBC टीवी ने बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि जो है उन्होंने बहुत ऐसे काम किए, जो उन्होंने अछूतों के लिए सबसे पहले अपना कुआं खोल दिया था। जो अछूतों को कुएं पर जाने से मना किया जाता था, पानी पीने के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। वहीं तालाब होते थे जो जानवर, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बंदर, बिच्छू सब पानी पी सकता था, मगर एक इंसान नहीं पी सकता था। इन्होंने उस समाज की पीड़ा को समझा और समझ करके उन्होंने जो है उसके मुक्ति का, उत्थान का रास्ता बनाया। मैं आज उनके संदर्भ को लेते हुए मैं वकील साहब से भी चाहूंगा, क्योंकि जो आज जो घटनाएं घट रही हैं, जो आज आगाज हो रहा है एक तरह से उस पूर्ण उस समाज व्यवस्था की ओर बढ़ते कदम, क्योंकि ये घटनाएं आज से 150 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी उन घटनाओं को आज कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। जैसे दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, बारात नहीं निकलने दिया जाता, और जो है वहीं ये भी कहा जाता है कि जो है इस तरह की स्थितियां देश में कहीं न कहीं जरूर देखने को मिलती है। जो वर्तमान परिस्थितियों को का अगर आकलन हम प्राचीन आज से 150 साल पुरानी प्रथाओं पर गौर करें तो वो आज भी देखने को मिलती है। आज भी लोगों के जहन से जो है उस अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवादी परंपराओं को दिमाग से नहीं निकाल पाए, क्योंकि संविधान हमारा लागू है और संविधान लागू होने के बावजूद भी जो है ये दिमाग से नहीं निकल पाया। एक मानव को मानव समझने वाली स्थिति थी। ज्योतिराव फुले ने एक और बात कही थी कि मानव का, मानव के साथ मानवता का जो व्यवहार है वो जो है मानना चाहिए लोगों को। और ये बात तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धर्म की परिभाषा लिखते हुए कही थी कि मानव का, मानव के साथ जो मानवता का व्यवहार है वही सत्य धर्म है। और उसी बात को ज्योतिराव फुले ने भी अपनाया, और वही उन्होंने स्त्री को सबसे बड़ी महत्व दिया। आपने इसकी चर्चा की, मैं वहां नहीं जाना चाहता। मैं वकील साहब से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उनका संबंध स्थापित करते हुए, क्योंकि आज हम लोगों ने गुलामगिरी से मुक्ति लेने का संकल्प दिवस के रूप में ज्योतिराव फुले के जन्म दिवस को AIBC टीवी ने बनाया। इस पर मैं आपके विचार फिर सुनना चाहता हूँ कि इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है और हम लोग कैसे समाज को सशक्त बना सकते हैं, अंधविश्वास, पाखंड, अन्याय, अभाव को कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि जो है अशिक्षा, अज्ञानता, अन्याय, अभाव आज भी ये दबा कुचला वंचित समाज
झेलता चला आ रहा है। इस पर मैं फिर वकील साहब को आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय वकील साहब। जी सर। जी सर, आवाज पहुंची? आवाज आ जी रही है? आवाज आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, जी, हाँ एक बार फिर बोलें, क्या आपका बताना? आज जो वर्तमान जो घटनाएं हो रही है, जैसे ज्योतिबा फुले ने जो जी जी वकील साहब, सवाल ये है कि जैसे आज जो है शिक्षा से फिर जैसे फीस बढ़ा करके, शिक्षा का बाजारीकरण करके, शिक्षा को आम आदमी की पहुंच से दूर बनाने का काम किया। जो ज्योतिराव फुले जो शिक्षा दे करके समाज का हेलो, नेतृत्व करने वाले लोगों को बनाया जा सकता था, आज वही शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है और उन्हें शिक्षा को आम आदमी की पहुंच से दूर बना करके इस दबे कुचले वंचित समाज को फिर शिक्षा से वंचित करने का प्लान बनाया जा रहा है। इस पर जो है मैं आपसे चाहता हूं कि जो आज वर्तमान में घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं का संबंध ज्योतिराव फुले के जीवन दर्शन से जो है जोड़ते हुए इस बात को आप इंगित करेंगे। जी सर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद वो होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा घोषित करेंगे। तो अगर 1960 में हो जाता तो उस समय तो हाई स्कूल का बच्चा टीचर और लेखपाल बन के तहसीलदार बन सकता था, आगे बढ़ सकता था। इन्होंने 2009 में लागू किया। नंबर 2 कि अब इन्होंने जो शिक्षा है, हमारे भी बहुत ज्यादा यहाँ पर नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिए, देना चाहिए। लेकिन अब तो जो वर्तमान सरकार है उसने तो शिक्षा का प्राइवेटेशन कर दिया। प्राइवेटेशन में महंगी शिक्षा मिलेगी। जब सरकार फ्री शिक्षा देती थी तो देश का 70% आदमी शिक्षा से वंचित था। अब इन्होंने एजुकेशन को प्राइवेटेशन कर दिया है। अब तो 90% आदमी शिक्षा से वंचित हो जाएगा। पहले 70 था, अब 90 हो जाएगा। तो जो ज्योतिबा फुले की पीड़ा थी कि जब आदमी शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा तो समझदार होगा, जब समझदार होगा तो मानवतावादी होगा, जब मानवतावादी होगा तो राष्ट्र, समाज और देश के लिए अच्छा कार्य करेगा। लेकिन वर्तमान में तो जितनी भी परिस्थितियां कायम की जा रही हैं वो शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अशोक सम्राट ने करीब 1 लाख विद्यालय खोले। उनका कहना था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था सबसे पहला काम कर, चाहे उनका उनका जन्म हो, चाहे उनके बच्चों का हो, चाहे किसी का हो, वो हर एक फंक्शन पर एक ही काम करते थे कि विद्यालय खोलते थे। हमारे लोगों रही, लेकिन शिक्षा में इस बात की बधाई देना चाहते हैं कि दिल्ली से शिक्षा नेटवर्क चला गया सर। वकील साहब से हमारा संपर्क कट गया है, क्योंकि नेटवर्क ना होने के कारण उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। चली क्योंकि गई। सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क तो होता ही है। ज्यादातर जो आज के विषय की संबंधित बातें हुई, जिसे जो कहा जाता है कि गुलामगिरी से मुक्ति पाने के संकल्प दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं इसको। तो ये मुक्ति पाने वाला जो सिस्टम है, तो आज वो जो गुलामी जो है देख रहे थे दृढ़ होती दिखाई दे रही है। क्योंकि आज जो है जो शिक्षा है वो बाजारीकरण की ओर बढ़ गई है और फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि जो जिसे कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे वाला व्यक्ति, और जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो इंजीनियरिंग की है, वो कैसे उसको ले सकता है, कहाँ उसको अपनी शिक्षा का, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए भेज सकता है, वो दिखाई नहीं देता। एक तरह से जो है यही लोग तर्क देते हैं कि क्या जरूरत है उन लोगों को उस तरह की शिक्षा लेने की। तो ज्योतिराव फुले ने जो सपना देखा था, वो आज सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। वकील साहब का नेटवर्क आ गया है, फिर मैं देखता हूँ सर। जी वकील साहब, जी वकील साहब, नेटवर्क चला गया था, फिर से अपनी बात जारी रखिए सर। जी सर। हाँ नेटवर्क चला गया। जी तो सर, अपनी बात रखिए। तो शिक्षा का
जो ज्योतिबा फुले ने सपना देखा था, हम तो ये कहे कि अशोक सम्राट ने हर 1 साल के अंदर चाहे किसी का जन्मदिन हो उस पर एक स्कूल खोलते थे, 1 लाख विद्यालय उन्होंने खोले। आवश्यकता वर्तमान समय में थी कि बड़े पैमाने पर स्कूल खोले जाए, हर व्यक्ति को शिक्षा दी जाए। एक बात और कहना चाहते हैं कि लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, IAS IPS अधिकारी बने। कांग्रेस ने कम धोखा नहीं दिया। कांग्रेस ने जो सिलेबस तैयार किया, वो सिलेबस मानवतावादी सोच पे नहीं आया कि जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, उसे कैसे काम करने का, सामाजिक काम करने का, मानवतावादी पर कार्य करना चाहिए। ऐसा इस प्रकार का कोई भी शिक्षा पद्धति में जो सिलेबस था उसमें ऐसा नहीं किया गया, इसलिए भी बहुत बड़ी परेशानी हुई। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर वाकई में देश को देश बनाना है और देश को दुनिया की ताकत बनाना है, तो हमें सबको मिलकर के, जब तक संविधान बनाने वाली ताकत ईमानदार, निष्ठावान, अधिकार बंजित समाज के लोग नहीं बनेंगे, समस्याओं का समाधान होना नहीं है। और ज्योतिबा फुले का जो सपना था वो पूरा तभी होगा जब इस समाज के लोग निष्ठा, समर्पित और ईमानदारी और लोकतंत्र पारदर्शिता के आधार पर इकट्ठे हों। और हम लोग सब, जो आप लोग जो कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसका परिणाम बहुत जल्दी मिलेगा, यही मेरा कहना है। इसी जी वकील साहब, तिलक सिंह जी जो है वकील साहब ने ये कहा कि जो आज हमें संविधान मिला है, तो उस संविधान के मूल्यों की स्थापना के साथ साथ जो है संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ ही। हाँ सर, प्रणाम, शिव प्रकाश बोल रहा। हाँ हेलो। जी जी हाँ सर, प्रणाम, शिव प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ सर बताओ। ठीक है सर, काफी दिनों से हाल चाल नहीं मिला। तो बात ये थी कि जो है उनको स्थापित किए बगैर जो है ये पूरा उनका सपना नहीं हो सकता। तो इस डिबेट का मैं सार आपसे जानना चाहता हूं कि आज हमने ये कार्यक्रम किया उनकी जयंती के अवसर पर, और क्योंकि समय की एक सीमा होती है और समय के इस अवसर पर जो है मैं आपसे जो है ये आशा करता हूं कि जो है इस डिबेट का सार देते हुए इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा भी करें। जी सर, अपने आप को अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए सर। आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में लोग बाग दिग्भ्रमित ज्यादा हैं, जैसा कि पहले भी चर्चा आई, शिक्षा की परिभाषा भी बताई गई। तो मैं यही कहना चाहूँ, जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो पेरियार नायकर साहब हों, चाहे जिसका हिंदी रूपांतरण पेरियार ललन सिंह यादव ने किया, छत्रपति साहू जी महाराज हों या कर्पूरी ठाकुर हों, इनकी जो जीवन दर्शन है, महात्मा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, इनके जीवन दर्शन को हमारे लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे, इनकी किताबें नहीं पढ़ेंगे, इनका साहित्य नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये संभव है। जैसे हमारे पेरियार रामास्वामी नायकर साहब थे, तो उन्होंने जब ये लिखा, रामायण लिखी, सच्ची रामायण लिखी, तो वो जब निकलते थे प्रचार के लिए, शिक्षित करने के लिए, तो वो एक झोली डाले रहते थे। एक तरफ ब्रह्मा जी की तस्वीर थी, एक तरफ जो है विष्णु की थी, एक तरफ राम की थी, और दोनों हाथों में चप्पल लेकर के उन, ये सब काल्पनिक है, ये कुछ नहीं। जैसे हमारे महात्मा फूले, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने जब जाते थे लोगों के बीच में या पढ़ाते थे, तो उनसे एक सवाल करते थे कि ये बताइए कि आपके सामने दो दुश्मन खड़े हैं, एक सर्प है और एक ब्राह्मणवाद है, तो सबसे पहले तुम किसको मारोगे? तो लोग जवाब देते कि नहीं सर, हम सर्प को मारेंगे। तो वो कहते थे कि नहीं, ये गलत है। सर्प अगर डसेगा तो एक आदमी को डसेगा, और अगर ब्राह्मणवाद डसेगा तो पूरे पूरे समाज को खा जाएगा। इसलिए हमें पहले ब्राह्मणवाद को खत्म करना होगा, सर्प को तो हम बाद में खत्म कर लेंगे। हमें अगर डस लेगा तो हमारा कोई दूसरा भाई उसको मार देगा। तो इसलिए आज हम आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को पुनः यही अपील करना चाहेंगे कि जब तक आप सच्ची रामायण नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप महात्मा ज्योतिबा फूले का साहित्य नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप ललन सिंह यादव की सच्ची रामायण नहीं पढ़ेंगे, छत्रपति साहू जी महाराज का साहित्य नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस संबंध में हम बताना चाहेंगे कि छत्रपति साहू जी महाराज ने सबसे पहले 50% आरक्षण दिया था, अति पिछड़ों दलितों को 50% आरक्षण दिया था, और उस समय उन्होंने 27% शिक्षा पर बजट रखा था। लेकिन आज हम
कहने में बड़ी शर्म आती है कि हमारा शिक्षा का बजट 0 या 3% के लगभग है, जिसको हम बिल्कुल ही कम मानते हैं। तो जब तक हमारा शिक्षा का बजट नहीं बढ़ेगा और अच्छे जो है विद्यालय नहीं होंगे और अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हमारे लोगों का, हमारे समाज का भला नहीं हो सकता है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि आदेश लागू किए जा रहे हैं कि 8वीं और 10वीं में लोगों को पंचर बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो इंजीनियर बनेंगे वो अब जो है केमिस्ट्री और मैथ बगैर पढ़े ही इंजीनियर बनेंगे, यानी उन्हें वेद पुराण पढ़ने के द्वारा ही वो इंजीनियर बन सकेंगे। तो हमारे लोगों को सबसे ज्यादा आज सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आज भी सचेत ना हुए और इसी तरह से हम शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है चरमरा रहा है और हमने इस पर नहीं सोचा, हमने अपनी इच्छानुसार अपने जो है हमारे जो है जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए अपने मतलब की सरकार नहीं बनाएंगे, तो हमारा दिन प्रतिदिन इसी तरह से हम लोगों का जो है हनन होता रहेगा, सामाजिक हनन होता रहेगा और हर तरफ से हम लोगों को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है वो जो है प्रभावी होता जा रहा है। उसको हमें और सबको मिल करके, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के जो भी लोग हैं सबको मिलकर के उस पर काम करना होगा और उससे हर हालत में निजात पाना ही होगा, तभी इस समस्या का हल हो सकता है। जी सर, थैंक यू सर। आपने एक सरल फार्मूला बताया कि जब तक हम लोग एकाग्र सब संगठित होकर के जो संवैधानिक मूल्यों को स्थापित नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा भलाई समाज का नहीं हो पाएगा। वकील साहब, मैं इस डिबेट के सार पर मैं आपको कुछ कहलवाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ इसका जो आज हमने दिया उसका एक संक्षिप्त संदेश जो है हम लोगों के बीच में जाए, इस पर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जी सर। ये जो शिक्षा नीति है या जो भी ज्योतिबा राव फुले ने कहा, वो खाली अधिकार वंचित नहीं, पूरे देश के लिए फायदेमंद। शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। वो संविधान के अनुसार अगर देश में कार्य किया जाए तो अधिकार वंचित समाज तो राष्ट्र से जुड़ेगा ही और राष्ट्र को जुड़ करके आगे बढ़ाएगा, लेकिन हर व्यक्ति को फायदा होगा। हमारा मानना यह है कि शिक्षा से वंचित करके कुछ लोगों को ही शिक्षा अगर दी जाएगी तो ये तो इतनी बड़ी असमानता हो जाएगी कि उस असमानता की खाई को पाटना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा के बिना तो आदमी भाई वो तो बिल्कुल जानवर जैसा है, न उसे की समझ में आएगा न कुछ आएगा। अगर ऐसा भारत बनाना चाहते हैं ये लोग तो हमें सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में संवैधानिक राइट है। अगर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा 14 साल की होनी चाहिए, इन्हें प्राइमरी जो स्कूल हैं उनको डेवलप करना चाहिए था और वहां पर शिक्षा नीति में बदलाव लाना चाहिए था। देखिए, जो वो पढ़ा रहे हैं उससे तो कोई मतलब नहीं होगा। जो धर्म के नाम पर स्कूल चलाते हैं उनका एक भी बढ़िया सा वैज्ञानिक केंद्र नहीं है। चाहे वो विदेश में आप देख लीजिए, जिन जिन देशों में इस्लाम है वहां कुछ नहीं। हमारा मानना यह है कि ये तो केवल अधिकार वंचित समाज का नहीं, पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं। और देश का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये भारत का जो तमाम प्रकार के महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विश्व में एक संदेश दिया है और विश्व उनको उनके विचारों पर चल रहा है, वे तो विश्व का भी नुकसान कर रहे हैं। ये तो राष्ट्रद्रोही के साथ साथ पूरी दुनिया के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो इनके लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए और वो जो खास तौर से अधिकार वंचित समाज को कमिटमेंट करना चाहिए। और हम ये कहते हैं जिन्होंने संवैधानिक ताकत ली है, चाहे वो IAS हो चाहे IPS हो, डॉक्टर हो, कार्यकर्ता हूँ, सब इकट्ठे होकर के एक लक्ष्य के आधार पर ये उन्हें तय करना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा काम ये है कि देश की हर जनता को सम्मान मिलना चाहिए, देश की हर जनता को शिक्षा मिलनी चाहिए, देश की हर जनता को रहने के लिए मकान मिलना चाहिए, ये सबको मिलना चाहिए। यही तो हमारा संविधान है। लेकिन इन्होंने तो केवल अधिकार वंचित समाज को पुनः अधिकार वंचित करने के लिए जो षड्यंत्र कर रहे हैं उससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है। अभी जो इन्होंने केवल कहा कि साहब गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल केवल एक बात का था कि गुजरात में जितने भी संवैधानिक जितने भी थे उन सबको इन्होंने मोदी ने अपने हाथ में कर लिया था। आज भारत के अंदर आके आयोग उनके हाथ में, न्यायपालिका उनके हाथ में,
और तमाम प्रकार के संवैधानिक संस्थान हैं, सारे के सारे उन्हीं के अधिकार में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो उनका जो सॉरी था जो भाजपा में, तो उन्होंने कहा कि ये जो मुलायम वो मोदी का जो गुजरात मॉडल था, हम तो सोचे कि विकास का मॉडल है, वहां तो सारे संवैधानिक संस्थानों को कब्जे में करने का, प्रेस मीडिया कब्जे में कर ली। कैसा भारत बनाना चाहते हैं? और जो नाना प्रकार की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, हमारा तो आदमी पगलेट है, हिंदू मुस्लिम में चला जाता है। उसने पूछा ही नहीं कि हमारे बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, हमारे अगर हम गांव के रहने वाले हैं तो हमारी खेती में पानी कैसे मिलेगा, हमारा बच्चे को सड़क कैसी अच्छी मिलेगी, स्कूल कैसे अच्छा मिलेगा। इन चीजों से भगा करके एक नई व्यवस्था, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो हमारा मानना ये है कि अधिकार वंचित समाज को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वो परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों का समापन करने के लिए ज्योतिबा राव फुले ने काम किया था, उन्हीं परिस्थितियों में जाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। हमारे बच्चे वहां न जाएं, देश के बच्चे न जाएं, देश बर्बाद न हो। इसलिए देश के खास तौर से अधिकार वंचित समाज के साथ साथ पूरे भारत के लोगों का इकट्ठे होकर के ऐसी सरकारों का जो वाकई में शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, केवल 200-300 लोग रहेंगे भारत के अंदर, जिनके अंदर पूरे देश की प्रॉपर्टी उनके हाथ में होगी। और पूरे हाथ में प्रॉपर्टी होने के बाद ये दिल्ली फिल्ली सब बेकार हो जाएंगे, लखनऊ फखनऊ सब बेकार हो जाएंगे। खाली गुजरात से नेटवर्किंग से पूरा देश चलेगा। बैंकिंग का नेटवर्क तैयार हो रहा है, उन्होंने एजुकेशन का नेटवर्क तैयार कर लिया, सारी चीजों का तैयार कर लिया। किसान बेचारे देखो 200 करीब हमारी समझ में 3-4 महीने से पड़े हुए हैं, उनसे बात करना इन्होंने बंद कर दिया। सीए के मामले में इतना जिन्होंने अपोज किया, जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने विरोध किया, उन पर तमाम केस लाद दिए गए। ये पहली सरकार, जब इतना तो अत्याचार इस देश के अंदर अंग्रेजों ने नहीं किया। जब कोई आदमी सड़क पर निकलते थे तो गवर्नर की कुर्सी ले लगती थी, तो बुला के बात करता था। लेकिन ये सरकार तो किसी प्रकार की सुनना नहीं चाहती। अगर आप विरोध करते हो तो मुकदमा लगा देते, अगर विरोध आप करते हैं किसी का तो वो कहते साहब ये तो देशद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है। ये सारी चीजें गुजरात के अंदर हो चुकी थी, किसी की सुनी नहीं गई थी। तमाम प्रकार की वहां पर कत्ल हुए, तमाम प्रकार की दुनिया भर के एनकाउंटर हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन देश के लोगों ने इस पर विचार नहीं किया, आज भी विचार नहीं कर रहे हैं। तो इनकी थिंकिंग करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगर हमें किसी से ताकत मिली, जैसे हम ही लोग हैं, अगर हम लोगों को संविधान न होता तो पढ़ने का राइट नहीं मिलता, लोग पढ़े, सूद बिरादरी के आदमी राइट नहीं था तो अभी पढ़े लिखे तमाम प्रकार के। देखो 5 टीचर ही 2 आए, 5 टीचरों में 2 टीचर तो आपके ओबीसी की आए, एक माली आया, दूसरी आई। तो उस समय भी शिक्षा थी, इस समय शिक्षा थी, लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि जिस प्रकार का भारत बनना चाहिए, 71 साल संविधान बनने के बाद नहीं बना। तो उनकी ड्यूटी है, जो लोग इस संविधान से ताकत पाए हैं, तो वो कम से कम एक बात सोचें कि संविधान की ताकत से हम आगे बढ़े हैं, तो हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे, हमारे अधिकार समाज के बच्चे जो हैं, उन्हें इस प्रकार की कोई समस्या ना आए, और देश के वो बच्चे जो हैं उन्हें सम्मान मिले, और देश दुनिया की ताकत बने। इस प्रकार का काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या है? जिन लोगों को मिला, जिनको सबसे ज्यादा परेशानी थी, वो अपने को विद्वान बने घूम रहे हैं। हम तो एक बात कहते हैं, विद्वान की परिभाषा बता दो। अगर विद्वान बने घूम रहे हो, तुम विद्वान हो और अपने को विद्वान मानते हो, तो ये बताओ 71 साल बाद संविधान की ताकत समाप्त क्यों हुई? कैसे विद्वान घूम रहे हो? सब बेकार हैं, हम ही विद्वान हैं ये कहकर के लोग चलते हैं। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि आज तक इतने महापुरुष पैदा हुए, महापुरुष किसी जाति का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, किसी क्षेत्र का नहीं होता है, वो मानवतावादी होता है। वो इंसानियत को कायम करने का काम करता है, पूरी दुनिया के इंसानियत के लोगों के लिए फायदेमंद करता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे महापुरुषों को कुछ लोगों ने, कुछ जाति के लोगों ने जाति में बांध करके उन्हें इतना, उनकी जो गरिमा थी, उनके जो विचार थे, उसके खिलाफ लोगों को तैयार किया। और उन्होंने केवल जाति के आधार पर इसलिए माना कि हमारा सम्मान बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने फायदा लिया, उन्होंने संगठन बना के पैसा उगाही की। तो महापुरुष का इस प्रकार से उसे प्रचारित करना और इस प्रकार से महापुरुष की जयंती और दुनिया भर का मनाना कि हमारी जाति के थे, और तो उन्होंने, आप उन लोगों ने हमारे महापुरुषों की गरिमा को कम किया है। वो भी वही लोगों में शामिल हैं
जो आज संविधान को समाप्त करने की ताकत बना रहे हैं, संविधान को समाप्त करने की दिशा में चल रहे हैं, वो भी उन्हीं में गिनना चाहिए। और ऐसे लोगों का हम लोगों को पहले विरोध करना चाहिए, उन लोगों का विरोध करना ही चाहिए, लेकिन इनका भी विरोध करना चाहिए। किन लोगों ने हमारे महापुरुषों का बदनाम किया, जाति के आधार पर बांट दिया, जाति के आधार पर उन्होंने तमाम प्रकार के मीटिंग की और ये बड़े खुद से कहा कि मेरे समाज में पैदा हुए हैं। जाति के आधार पर नेता माना, कोई काम नहीं किया। जाति के आधार पर नेता मानने का मतलब केवल एक है कि उस महापुरुष की जो विचारधारा है उसका सर्वनाश करना। वो तो मानवतावादी है, सिद्धांतवादी है, वो देश के लिए फायदेमंद है, केवल एक इंसान के लिए नहीं है, एक जाति के लिए नहीं है। बाबा साहब को जाति में बांटा गया, बाबा साहब को जाति के नाम से बांटा गया, उनके तमाम प्रकार के संगठन बने और संगठन बना करके सत्ता में पहुंचे, और सत्ता में पहुंचने के बाद मैंने कल लिखा था, बहुत लोगों को मिर्च लगी। मिर्च नहीं लगनी चाहिए, मेरी बातों का जो कह रहे हैं उसमें मंथन करो। अगर मंथन नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जो मैं कह रहा हूं उस पर मंथन आज करोगे तो कल फायदा मिलेगा, 100 साल बाद करोगे तभी फायदा मिलेगा। ये महापुरुष महापुरुष होता है, वो किसी जाति और धर्म क्षेत्र का नहीं होता है, उसको हमें सम्मान देना चाहिए। और जो जाति का हम मना लेते हैं किसी महापुरुष को तो दूसरे बिरादरी के लोग घृणा करने लगते हैं। तुमने खाली अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता में पहुंचने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए उस युग पुरुष और महापुरुष को आपने बदनाम कर दिया, उसकी विचारधारा को समाप्त कर दिया। ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही घोषित होने चाहिए, समाजद्रोही घोषित होने चाहिए। लेकिन हमारे समाज में वही लोग काम करते हैं जो दुश्मन के साथ मिले हुए हैं और दुश्मन का काम पूरा वही कर देते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि आज ये आवश्यकता है कि जो लोग वाकई में इस देश को देश मानते हैं, इस अधिकार वंचित समाज को समाज मानते हैं, देश के हर लोगों को अपना मानते हैं, देश को दुनिया की ताकत बनाना चाहते हैं, तो आज एकजुट होकर के संविधान लागू कैसे होगा। अगर ये लागू नहीं करते हैं तो संविधान चलाने वाली ताकत ऐसे लोगों की बननी चाहिए जो धरातल पर संविधान लागू करें। 5 साल के अंदर देश दुनिया की ताकत बन जाएगी। तो इस प्रकार की योजना बनाना चाहिए, तभी ज्योतिबा फुले का सपना वो होगा, तभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में किसी के खिलाफ नहीं लिखा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में देश की जनता, दुनिया के लिए संदेश दिया। उन्होंने किसी के खिलाफ नहीं लिखा। लेकिन जो लोग पीछे रह गए थे उनको और उन्हें सुविधाएं दी गई, उन्होंने उसका मिसयूज किया और आज मिसयूज कर रहे हैं, तो गलती उनकी है। तो ऐसे लोगों का भी हमें चिन्हित करना चाहिए। और हमें अगर सारी समस्याओं का समाधान करना है तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से बात कही। थैंक यू सर। हमें हम लोग समाप्ति की ओर हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर, एक अर्जुन पटेल जी हैं, आपके मित्र हैं गुजरात से, उन्होंने जो है आपको कल भी बधाई संदेश भेजा था, आज भी बधाई संदेश भेजा है। अर्जुन पटेल जी को आप जानते हैं, आपके साथ काम किया है, एक मंच पे आप दोनों रहे। जी, अर्जुन पटेल जी। जी, और क्योंकि आते ही निकल करके आए कि निजीकरण से लेकर के और शिक्षा की समाप्ति का जो षड्यंत्र हो रहा है वो ज्योतिराव फुले के सपने को साकार करने के कागार पर है, हमारे संवैधानिक मूल्यों को खत्म करने के कागार पर है। तो ये कार्यक्रम जो है मैं यही समाप्त करता हूँ। साथियों, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम को शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ जो है हमें सुझाव और जो है अपने विचार भेजिए ताकि हम इसमें सुधार कर सके। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, नहीं हमारा मकसद जो है किसी को गाली देना है। हमारा मकसद है इस दबे कुचले वंचित समाज को जिसमें हम पैदा हुए हैं, उनके अंदर जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर करने के लिए ये हमारा मकसद है। उनके अंदर अब ताकत लाने के लिए, अपने हक अधिकारों को हासिल करने के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। और साथी जितने भी देख रहे हैं उसको शेयर करें, लाइक करें ताकि इसका प्रचार प्रसार हो। और इन शब्दों के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता। सभी को जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। जय संविधान।